गुड इवनिंग, वेलकम टू स्कूल लर्निंग। आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का पहला अध्याय जो कि संसाधन एवं विकास है उसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर को अच्छे से बता दिया है। जिन लोगों ने इस चैप्टर को नहीं देखा है वो पहले इसके चैप्टर को देख लें, उसके बाद आपको क्वेश्चन और आंसर समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब इसे प्रारंभ करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया है कि लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय योग्य है, प्रवाह है, जैव है, अनवीकरणीय योग्य। आप इसमें से ऑप्शन छांट सकते हैं, जैसे कि इसमें जैव तो बिल्कुल भी नहीं होगा, प्रवाह भी नहीं होगा और नवीकरणीय योग्य भी नहीं होगा। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। अब चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य है, अजैव है, मानवकृत है या अचक्रीय है। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है यह एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या हो सकता है। तो भूमि निम्नीकरण किस वजह से ज़्यादा हो सकती है, गहन खेती से, अधिक सिंचाई से, वन उन्मूलन से, अति पशुचारण से। आप इसमें खुद ही सोचें कि भूमि का निम्नीकरण कब होगा, तो यह हो जाएगा अधिक सिंचाई से, क्योंकि अगर हम अधिक सिंचाई करते हैं तो भूमि का निम्नीकरण होना स्वाभाविक है। जैसे कि अगर हम भूमि की सिंचाई कर रहे हैं तो उसे हमें सिंचाई करने के कुछ वर्षों तक छोड़ देना पड़ता है, जैसे कि 1 या 2 वर्षों तक या 3 से 4 वर्षों तक। तब जो है भूमि की उर्वरता शक्ति बनी रहती है, अन्यथा इसकी उर्वरता शक्ति जो है वो कम हो जाती है, यानी कि भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है, अधिक सिंचाई करना। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पंजाब में किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव जानते हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा और उत्तरांचल। आपको यह जान लेना होगा क्वेश्चन पढ़ने से पहले कि सीढ़ीदार खेती हम कहाँ करते हैं, तो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में करते हैं। तो इसमें से पहाड़ी इलाके कौन हैं, आप उन्हें छांट लें। पंजाब तो नहीं है, उत्तर प्रदेश के मैदान भी नहीं क्योंकि ये मैदानी इलाका है, हरियाणा हो नहीं सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरांचल। अगर आपको 3 का आंसर पता है तो आप आसानी से इसके आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, जम्मू और कश्मीर में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर झारखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड में पाई जाती है। जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती, राजस्थान में नहीं पाई जाती, गुजरात में नहीं पाई जाती, केवल झारखंड में पाई जाती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। आप इसके क्वेश्चन का आंसर देखकर अपने बुक में टिक कर सकते हैं। अब चलिए ये था ऑब्जेक्टिव, हम सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो है वो 30 शब्दों में 3 राज्यों के नाम बताना है जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। पहले आप थोड़ा सा इसे इंट्रोडक्शन के तौर पर भी दे सकते हैं कि काली मिट्टी जो है, पहले काली मिट्टी के बारे में बताया कि वो तैयार कैसे की जाती है। तो काली मिट्टी कैसे बनती है, ज्वालामुखी के फटने से जब लावा तैयार हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है तो काली मिट्टी बनती है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। उत्तर काली मिट्टी का रंग क्या होता है, काला होता है, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, मतलब काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। आपको ये ज़्यादातर जीके के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि रेगुर मिट्टी हम किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी को कहते हैं। ये लावाजनक सैलों से बनी होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये मिट्टी कहाँ मिलती है, तो महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, उसके बाद आपको मालवा में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए मुझे समझ जाती है, इसे काली कपास के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये क्वेश्चन हमेशा पूछ सकता है जनरल कंपटीशन के एग्जाम में कि जो काली मिट्टी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब किस चीज़ के लिए। तो आप बता सकते हैं कि वो कपास के लिए प्रसिद्ध है। और इसके स्थानों के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है। तो आपको ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में उगाई जाती है। आप इसे याद रखें, आपको आसानी होगी अगर पूछा जाता है जीके के एग्जाम में या किसी भी जनरल कंपटीशन में, तो आप इससे आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी की 3 मुख्य विशेषता क्या है। पूर्वी तट के जो नदी के डेल्टा, ज़्यादातर यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यहाँ लिखा भी गया है कि ये जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। और इस जलोढ़ मिट्टी की मुख्य विशेषताएँ क्या है, यह मिट्टी जो है, यह मिट्टी हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी
सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है। जलोढ़ मिट्टी में रेत, सिल्ट, मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। मृत्तिका का मतलब यहाँ पे ह्यूमस से है। जैसे जैसे हम नदी के मुहाने में घाटी के ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार जो है वो बढ़ते जाता है। अब जैसे जैसे नदी के मुहाने से घाटी की ओर जाइएगा तो मिट्टी जो है आपको इसके कणों के आकार में बढ़ोतरी मिलेगी, क्योंकि नदी के पास की जो मिट्टी होगी वो पतली होगी और ऊपर जाइएगा तो नदी थोड़ी मिट्टी जो होगी वो थोड़ी सी मोटी होगी। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मिट्टी जो है उसमें क्या क्या मिले होते हैं, तो पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है, जो कि गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों के लिए, दलहन फसलों के लिए, खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। आपको ये भी क्वेश्चन जीके में पूछे जा सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो उसमें कौन कौन से फसलों को उगा सकते हैं, तो यहाँ दिया गया है क्या क्या, गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाज दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जो है जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन किया सकते हैं कि सबसे जो उपजाऊ मिट्टी है वो कौन है, तो जलोढ़ मिट्टी है। चलिए आप ये समझ गए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। मृदा के कटाव एवं उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब नदी का जो बहाव होता है उसके कारण जो है नदी के पास वाली मिट्टी का कटाव हो जाता है और नदी अपने साथ उस मिट्टी को बहा कर ले जाती है। तो हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, तो विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता है। कुछ मानवीय कारणों से और कुछ प्राकृतिक कारणों से, जैसे कि हवा के द्वारा जो है मिट्टी की पहली परत जो होती है उसको उड़ाकर ले जाया जाता है। उसके बाद जो है आप जानते ही हैं प्राकृतिक कारण क्या होते हैं, तो नदी के द्वारा, उसके बाद फिर हवा के द्वारा। मानवकृत कारण तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि केमिकल वगैरह के कारण भी मिट्टी का निम्नीकरण होता है या अपरदन होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए गए। चलिए हम उन तरीकों को समझते हैं और अपने आसपास के क्षेत्रों में इन्हें अप्लाई भी कर सकते हैं। कि पर्वतीय ढाल पर समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। समुच्च जुताई कहा जाता है कि पर्वतीय ढाल जहाँ होते हैं ना वहाँ मैदानी इलाके कम होते हैं, तो वहाँ पर जो खेती की जाती है वो पहाड़ पर खेती की जाती है। ये पहाड़ हो गया आपको, और इसे काट काट कर जो है झूम विधि से खेती की जाती है। तो यही बताया जा रहा है कि हम क्या करते हैं, पर्वतीय ढालों पर समुच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने के साथ क्या करते हैं, जल के बहाव को घटाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से जुताई होती है। पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेती बनाकर अवन नलिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीकृत कृषि काफ़ी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद हम दो तरीके से जान लें। एक तो मैंने आपको पहाड़ी विधि से खेती होता है, जैसे झूम विधि से खेती करते हैं। एक होता है जो यहाँ दिया गया समुच्च जुताई, वो कुछ इस तरीके से मैदानी भागों में थोड़ी सी जगह को छोड़ दिया जाता है जहाँ पे पानी का आन जान होता है। तो इससे क्या होता है कि इससे इस व्यवस्था को अपनाकर जो है पर्वतीय ढालों पर समुच्च रेखाओं के समानांतर जो है खेती आसानी से की जा सकती है। उसके बाद चलिए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पट्टी कृषि के द्वारा मृदा अपरदन को रोका था। पट्टी खेती का मतलब है कि मान लीजिए ये पर्वतीय इलाका थोड़े से ऊपर नीचे की ओर ढालू होते हैं, वहाँ पे हम बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं। पेड़ लगाने से क्या होगा, तो ये एक पट्टी की तरह बन जाएगी। हम छोटे छोटे प्लांट लगा सकते हैं या फिर घास के जो पौधे होते हैं उन्हें लगा सकते हैं। तो यहाँ भी दिया भी गया है कि फसलों के बीच में घास की पट्टी उगाई जाती है और ये पवन द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इसका अर्थ क्या है, मान लीजिए कि ये आपका खेत वगैरह हो गया और यहाँ पे हम गेहूँ वगैरह लगाते हैं, इसके बगल बगल में ही हम क्या करते हैं, छोटे छोटे घास के पौधे को भी रोपते हैं। इसका कारण क्या होता है कि ये जो है आने वाली हवा के द्वारा जो मिट्टी उड़ा ली जाती है, इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रखती हैं। इस पौधों की जड़ में मिट्टी को जकड़े रखने के कारण हवा का बहाव जो है उससे मिट्टी नहीं उड़ पाती। इस कारण जो है इसकी पट्टी बना ली जाती है खेतों के बगल में, ताकि जो है मिट्टी को रोका जा सके और जो है पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर किया जा सके। उसके बाद चौथा है पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से खेती के काम में लाया जाता है। मृदा रोधक बांध अवनलिका में के फैलाव को रोक सकते हैं। पर्वतीय ढालों पर क्या किया जाता है, बांध बना दिया जाता है। जैसे कि बांध क्या करते हैं हम जानते ही हैं, पानी को रोकने का काम करते हैं। तो जहाँ पे भी खेती वगैरह की जाती है वहाँ पे चारों ओर जो है बांध बना दिया जाता है, ताकि पानी जो है इसका प्रवाह यहाँ पे घुस न सके। इस कारण जो है मृदा रोधक बांध बना के अवनलिकाओं के फैलाव को रोक सकते हैं। यह भी जो है मान लीजिए ये हमारा खेत हो गया, तो यहाँ पे छोटा सा रास्ता बना दे जिससे पानी निकल के जा सके और खेत को प्रभावित न करे। एक नाली की भांति, नलिका जिसको बोलते हैं, इसी अवनलिका में पानी के फैलाव को रोका जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चौथे क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा जा रहा है कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, इसके कुछ उदाहरण दें। जैव संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है, मतलब इसमें जान होता है, ये जीवित होते हैं, सजीव आप इसको कह सकते हैं। इसमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे जैव संसाधन कला, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन तथा मत्स्य जीवन। और अजैव संसाधन क्या होते हैं, सारे निर्जीव वस्तु बने होते हैं, उससे अजैव संसाधन कहते हैं। चट्टान, धातु, पहाड़, पर्वत, ये सारे के सारे कुछ इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसे समझ चुके होंगे। आगे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में देने हैं। भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें और वर्ष 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में भूमि उपयोग के प्रारूप का वर्णन करके भारत में भूमि को किस तरीके से उपयोग किया जाता है, और एक डाटा आपको बताना 1960 और 1961 का, जिसमें वन के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसके कारण क्या क्या हो सकता है। तो भारत में भूमि उपयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों में किया जाता है। कुल भूमि में 93% भाग का ही उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। इसमें से कुल प्राप्त भूमि में 46.6% भूमि जो है शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और जो है आपको उसके बाद चलिए हम इसे समझाते हैं, उसके बाद आप इसे समझे। तो आपसे कहा जा रहा है कि मतलब जो भारत में भूमि उसका प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं, तो बहुत सारे तरीक़ों में करते हैं हम। जो है मान लीजिए कि भूमि का एक भाग हो गया जिस पर हम क्या करते हैं, अपना घर भी बनाते हैं, उसके बाद हम कुछ जगहों पर खेती करते हैं। खेती करने के अलावा जो है जो और भूमि बची उस पर हम सड़क बनाते हैं। उसके अलावा बहुत सारे कामों में ये प्रयोग की जाती है भूमि। तो यहाँ पे दिया भी गया है कि हम भूमि का प्रयोग जो है केवल 93% पे ही करते हैं। बाकी जो कुछ भूमि है वो नदी में संलग्न है या समुद्र में है, तो कुछ क्षेत्रों पर पहाड़ी इलाकों पर है जहाँ पे खेती मतलब आसानी से नहीं की जा सकती है, वहाँ पे थोड़ी खेती कठिन होती है। उसके बाद आपसे ही पूछा जा रहा है कि 1960 1961 के वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई, इसका क्या कारण है। आप खुद सोचिए और बताएं। आप इसे ढूंढ कर रखें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको मिल जाता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, अन्यथा आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कहें, मैं आपको अगले वीडियो में इसे अच्छे तरीके से समझा दूंगी। तो चलिए अब मैं इसे समाप्त करती हूँ। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। आपका लाइक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है ताकि हम अपने कार्य को और अच्छे से कर सकें। बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए, और अपने नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए विश्वास के साथ मिलते हैं। तो चलिए, थैंक यू।